हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ तो मैं साइंस सब्जेक्ट को डील कर रही हूँ। फिजिक्स की 9 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 10 है। हमारा टॉपिक होने वाला है ध्वनि। टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ध्वनि के रिगार्डिंग हम लोग आज की वीडियो में टेस्ट देने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे और जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत लगेगी वहां पर हम एक्सप्लेन भी करेंगे। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। और उसके अलावा अगर आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंप्लीट रीट यानी रीट के लिए जो कंप्लीट बायोलॉजी है और कंप्लीट जो केमिस्ट्री है उसके नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। तो वहां पर जाकर आप लोग जो है वो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, वायु में ध्वनि का वेग जो है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा। क्या बोला है, ध्वनि का वेग दिया हुआ है और बोला है कि वायु के दाब को अगर दोगुना करें तो ध्वनि का वेग कितना होगा। देखिए, जब मैंने क्लास ली थी तो बताया था कि जो ध्वनि होती है उसके ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप के चाहे 2 गुना करें, चाहे 4 गुना करो, चाहे 5 गुना करो, ध्वनि का जो वेग है उसके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी होगी उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर 332 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर भी 332 मीटर पर सेकंड ही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, लेकिन दाब का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो आप लोगों का सवाल है ये रीट 2015 में पूछा गया सवाल है, सो इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम लोग, डैश से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। डैश से अधिक प्रबलता का शोर यदि किया जाए तो जो मानव शरीर के कानों के लिए जो है वो कष्टदायक हो सकता है। ये जो सवाल है वो आर्टेट 2012 में पूछा गया सवाल है। 10 dB, 30 dB, 60 dB और 80 dB। डैश से अधिक प्रबलता का जो शोर होता है वो मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो क्लास में भी मैंने बताया था कि मानव शरीर जो है वो 50, 60 या 30 जो डेसिबल तक का जो शोर होता है उसी को बर्दाश्त कर सकता है। उससे अगर अधिक का होता है तो वो मानव के लिए, मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है, हानिकारक होता है, और वो होता है हमारा 80 डेसिबल। और ये सवाल भी आर्टेट 2012 में पूछा गया सवाल है। आगे हम लोग देखेंगे अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है। आर्टेट 2011 में पूछा गया सवाल। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है, तो जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 से हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति। तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। आर्टेट 2011 में गिवन क्वेश्चन, आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, वेग पर या तीव्रता पर। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। फोर्थ का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो और रीट 2018 में पूछा गया सवाल है, ध्वनि संचरण होता है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के रूप में, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों के रूप में और कण स्वरूप में। तो जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि का संचरण जो होता है वो किस रूप में होता है, तो ये भी मैंने बताया था। ध्वनि का संचरण जो होता है वो अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों के रूप में होता है। अनुदैर्ध्य बताया था, तो यहाँ पर डायरेक्ट अनुदैर्ध्य देख के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का राइट आंसर जो है वो सी ही होगा। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे वो रीट में पूछे गए हैं। अब हम लोग कुछ अन्य परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस जो है देख लेते हैं, और जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत लगेगी वहीं एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। ये जो सवाल है आगे दिए हुए वो सारे सीटेट में पूछे गए सवाल है, जो आप लोगों के जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास में 6th नंबर, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चूज करना है। यानी नीचे दिए गए कथनों को पढ़ के और सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन दिया हुआ है और दूसरा कथन दिया हुआ है। क्या बोला है हम लोगों को, सितार के तारों को कसने से इससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम हो जाता है। भाई, सितार के जब तार को कसते हैं तो ध्वनि का तारत्व कम कैसे होगा, ध्वनि का तारत्व बढ़ जाएगा। तो S1 तो गलत हो जाएगा। तो दोनों सत्य तो हो नहीं सकते, तो S1 गलत है और ये दोनों गलत है, तो ये तो पढ़ के पता चलेगा। ध्वनि का तारत्व डोरी में तनाव पर निर्भर करता है, ये बात ठीक है। जितनी ज्यादा तनाव, यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, तारों को कस रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सितार के तारों को कसते हैं तो ध्वनि का तारत्व बढ़ना चाहिए। तो यानी
यानी कि ध्वनि का तारकत्व जो होता है वो डोरी में तनाव पर निर्भर करता है। तो S2 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सेकंड वाला पॉइंट सही है और S1 वाला पॉइंट जो है वो गलत है। तो एक गलत है, दो सही है, एक गलत है, दो सही है, सी में आया हुआ है, इसीलिए हमारा सी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि तीखी है, और यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारत्व भी क्या होगा, कम। सितार के तारों को कसने से उसके तारों की आवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे उससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व भी बढ़ जाता है। यानी S1 असत्य है, कथन S2 ध्वनि का तारत्व डोरी में तनाव पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर 6th नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पर असत्य वाला कथन कौन सा है, S1 है, तो यहाँ पर आप लोगों का S1 आ जाएगा, और S2 यहाँ पर आप लोगों का S2 आ जाएगा, है ना। प्रिंट यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। पराश्रव्य ध्वनि ध्वनि जो होती है वो मानव के लिए अश्रव्य होती है। भाई जो पराश्रव्य ध्वनि होती है वो मानव के लिए अश्रव्य होती है, जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता। पराश्रव्य ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा। भाई 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं क्या, तो मनुष्यों के लिए अश्रव्य ही हुई। तो यहाँ पर ए जो है वो तो सही हो गया। मानव कान की श्रवण सीमा जो होती है वो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। भाई यहाँ पर कारण जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर ये जो है वो सही बात बोली हुई है, मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य होती है, और मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। भाई यहाँ पर ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप लोगों का ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। अभिकथन पराश्रव्य ध्वनि मनुष्य के लिए सुग्राही नहीं होती है। पराश्रव्य ध्वनि जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, और ऐसी ध्वनियां मनुष्य के लिए अश्रव्य होती है। इसका कारण क्या है कि मानव सभी आवृत्ति की ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होता है। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता भी है। आगे हम लोग देखेंगे 8th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि तरंगे गति नहीं करेगी। यानी कौन सा ऐसा वातावरण है जिसके अंदर ध्वनि की तरंगे जो होती है वो गति नहीं करती है। भाई ध्वनि की तरंगे उस स्थान पर गति नहीं करती है जहां पर कोई प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं होता है। भाई लकड़ी में वायुमंडल है, धातु में भी है, और कपड़े में भी है। तो चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा निर्वात हो जाएगा। मैंने क्लास में भी बताया था कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को कनेक्ट करते हुए मिले रीट एग्जामिनेशन। एक्सप्लेनेशन इसका देख रहे हैं हम लोग। निर्वात में ध्वनि तरंगे गति नहीं करती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण होता है। लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, बल्कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, और ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दी थी। आगे देखेंगे हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन, कौन सा छात्र क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है। इसके लिए यानी कोई छात्र है वो क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में, यानी कम ध्वनि को प्रबल ध्वनि में उसको परिवर्तित करना है, तो उसके लिए कौन सी एक चीज को बढ़ाना पड़ेगा, उसके आयाम को बढ़ाना पड़ेगा, आवृत्ति को, चाल को, या तरंग दैर्ध्य को। देखिए अगर क्षीण ध्वनि को अगर प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना है तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, ध्वनि के आयाम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आयाम जो होता है वो प्रबलता के समानुपाती होता है। ये मैंने क्लास में भी करवाया था, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप लोगों ने क्लास देखी है, क्लास के बाद में अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो गए हो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हो। तो ऐसे में अगर आप लोग एक बार क्लास देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन आप लोग वापस क्लास देखेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा पूछा है। क्योंकि ये जो सवाल है वो सीटेट में पूछे गए सवाल है, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए अन्य परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं, कोई छात्र क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है। इसके लिए ध्वनि के आयाम की वृद्धि करते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है, जो अपने प्रसार माध्यम वायु में संपीड़न यानी कि उच्च दाब से विरलन यानी कि निम्न दाब बनाकर बढ़ती है। तरंग का आयाम वह अधिकतम विस्थापन होता है जो कण
दोलन करते हुए अपने माध्य स्थिति से एक और तय करता है या प्राप्त होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके माध्य आयाम पर निर्भर करती है। तो 9th का हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति तो जो है वो देखिए प्रबलता जो होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर प्रबल ध्वनि में देखिए ये जो ध्वनि होती है वो आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है? ध्वनि आयाम पर निर्भर करती है और यहाँ पर क्या होगा ध्वनि की प्रबलता अगर ध्वनि की आयाम पर निर्भर करेगी, अगर यहाँ पर आवृत्ति की जगह आयाम होता तो वो भी बढ़ जाती, भाई प्रबलता बढ़ती तो आयाम भी बढ़ जाता। लेकिन अगर ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है तो आवृत्ति कभी भी नहीं बढ़ती है, उसकी जो आवृत्ति होती है उसमें वो समान ही रहती है। तो वृद्धि होती है नहीं होती है, कमी भी नहीं होती है, आंक भी नहीं सकती, ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रबलता जो होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर वो उसकी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने पर ध्वनि की आवृत्ति समान रहती है। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया होती है। ऐसी ध्वनि जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसको प्रबल ध्वनि, और ध्वनि की प्रबलता कंपित वस्तु के आयाम पर निर्भर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा ना, आयाम पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। इसलिए आवृत्ति और प्रबलता दोनों समानुपाती भले ही होते हैं, यानी कि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। अगर आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो प्रबलता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आयाम को बढ़ाते हैं तो आवृत्ति कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो होते हैं वो दोनों आपस में आई समानुपाती ए स्क्वायर होता है। क्लास में कराई हुई चीज है। आयाम अधिक होने पर ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है और आयाम कम होगा तो ध्वनि भी मंद हो जाएगी। आगे देखेंगे हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है? किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाते हैं तो उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से बजेगी। भाई वायलिन और बांसुरी दोनों एक जैसे होते हैं, एक साथ बजाएंगे तो ध्वनि एक समान चाल से ही चलेगी, कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या पूछा है, ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है, गलत पूछा है। समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होती है। समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की एक सदैव समान उच्चता होती है। भाई समान तीव्रता की होती है तो दो ध्वनियां समान दो तीव्रता अलग अलग है तो यानी कि समान तीव्रता है तो उसकी उच्चता भी समान होगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग कि गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के ताप पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होती है। बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ गर्माहट होती है वहां पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व से प्रभावित होती है। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि से संबंधित असत्य कथन यह है कि समान तीव्रता की दो ध्वनियां तरंगों की सदैव एक उच्चता होती है। किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है क्योंकि दोनों ध्वनियां एक ही माध्य वायु में चलती है। ये ठीक है। गर्म वायु में ध्वनि की तीव्रता गति के तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी। गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के तापमान उसकी गति की अपेक्षा, यानी कि कोई भी ध्वनि है उसकी गति गर्म वायु में ज्यादा होगी क्योंकि माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व और माध्यम के प्रत्यास्थता से प्रभावित होती है, यानी घनत्व और प्रत्यास्थता दोनों से प्रभावित होती है। अधिक प्रत्यास्थता और घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक और कम प्रत्यास्थता और कम घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है। आगे देखेंगे हम लोग ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्वनि तरंगे गैसों में द्रुतगामी होती है, सही पूछा है। मानव वह ध्वनि सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज तक होती है। भाई मानव जो होता है ना वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, तो मानव 15,000 हर्ट्ज सुन सकता है। ध्वनि तरंगे परावर्तित नहीं होती। भाई ध्वनि से संबंधित परावर्तन हम लोग पढ़ा था हम लोगों ने, ये गलत हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है, नहीं, ये आयाम पर निर्भर करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंगे गैसों में द्रुतगामी होती है, नहीं, ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात में द्रुतगामी होती है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा कि मानव ध्वनि को हम सुन सकते हैं, कब सुन सकते हैं, जब उसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी 20 से लेकर 15,000 20,000 तक कितनी भी हो तो ऐसी ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। सीटेट 2022 में पूछा गया ये सवाल है।
13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चूज करना है। ध्वनि निर्वात में गमन करती है, भाई यही गलत हो जाएगा। ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होता है। कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा। सभी कंपन गतियां दोलन करती है। बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, भाई कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा, ये बात तो ठीक है। सभी कंपन गतियां दोलन करती है, ये भी बात ठीक है। बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। क्या बोला है, बांसुरी में जो ध्वनि होती है वो वायु स्तंभ के द्वारा, भाई बांसुरी में जो ध्वनि होती है वो वायु के द्वारा ही तो उत्पन्न होती है, मैंने क्लास में भी करवाया था, तो ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा कि ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गमन करती है, तो ये ऑप्शन आप लोगों की गलत हो जाएगा। जो सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है जिसका एक्सप्लेनेशन है, ध्वनि निर्वात में गमन करती है, यह कथन गलत है, क्योंकि ध्वनि गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बाकी सारे कथन सही है। कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा। सभी कंपन गतियां दोलन करती है, भाई कंपन गति और दोलन गति, गति वाला टॉपिक पढ़ाया था तब कंप्लीट करवाया था। बांसुरी में ध्वनि जो होती है वो वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ये बात भी ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज क्षीण होती है, इसका उचित कारण हम लोगों को बताना है। वही शेर की दहाड़ के कंपन की आवृत्तियां पक्षियों की आवृत्तियों से तुलना में उच्च होती है, नहीं। जो शेर का जो पिच होता है, तारत्व होता है, वो कम होता है, यहाँ आवृत्ति की बात नहीं हो रही है। आगे देख लेते हैं, शेर की दहाड़ के कंपन की आवृत्ति पक्षियों की ध्वनि की आवृत्ति के समान होती है, भाई समान तो है नहीं, अगर समान होती तो एक की ज्यादा और एक की कम कैसे होती। शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों के आयाम की तुलना में काफी बड़ा होता है, भाई हम लोगों ने देखा है कि जो प्रबलता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर शेर की दहाड़ का जो आयाम होता है वो पक्षियों के आयाम की तुलना में बड़ा होता है, इसीलिए उसका तारत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। और ये जो आयाम वाली चीज है ये बार बार क्वेश्चन में बन रही है, मतलब कि ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है ये आप लोगों का। आगे देख लेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन और रीजन दिया है, वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि की चाल जो होती है वो अधिक होती है, वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि की चाल अधिक होती है, बात तो बिल्कुल ठीक है। माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है, ये भी बात ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। पर यहाँ पर वायु क्या है, वायु माध्यम ही तो है, तो माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। वायु से जल आ गया तो माध्यम जो है वो आप लोगों के कैसा हो गया, दृढ़ हो गया ना, तो एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो गया। तो कौन सा विकल्प सही है, तो ए और आर दोनों ठीक है, और आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि सभी माध्यम जैसे गैस, ठोस, द्रव तीनों में संचरित होती है, यह निर्वात में संचरित नहीं होती, यानी कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए हम लोगों को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है जिसे गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम, उसके बाद द्रव में और गैसों में सबसे कम होती है। वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। सारा का सारी चीजें जो है वो क्लास में करवाए हुए हैं। आगे वाला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प को चूज करना है। तबले की झिल्ली को कसने से ऊंचे सिर की आवाज आती है, बात बिल्कुल ठीक है, क्लास में भी करवाया है कि भाई तबले की जो झिल्ली होती है उसको जब कस लेते हैं अच्छे से, नट उसके कस लेते हैं तो ऊंचे ऊंचे सुर की आवाज आती है, बात बिल्कुल ठीक है। कारण दिया हुआ है कि झिल्ली को कसने से तबले की कंपन गति की आवृत्ति बदल जाती है, पर झिल्ली को कसेंगे तो तबले की कंपन गति की आवृत्ति बदलेगी ना, तो ये रीजन भी तो ठीक दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ठीक है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पर 16 का आप लोगों का राइट आंसर ए हो जाएगा। जो सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है, यहाँ पर हम लोग जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि तबले की आवृत्ति, झिल्ली को कसने से ऊंचे सिर की आवाज आती है, क्योंकि झिल्ली को कसने से तबले की कंपन आवृत्ति की गति की आवृत्ति बदल जाती है। यानी कि क्या बोला है, वापस से समझेंगे कि तबले की झिल्ली को जब कस लेते हैं तो ऊंचे सुर की आवाज आती है, बात ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि झिल्ली को कस लेते हैं तो तबले की कंपन गति की आवृत्ति बदल जाती है, तबले की जो कंपन करने की गति होती है वो बदल जाती है। ए और आर दोनों ठीक है, और आर यानी जो रीजन है वो एजर्शन की सही व्याख्या करता है। कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो पिच यानी तारत्व भी ज्यादा होगा और ध्वनि क्षीण होगी। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, इसके आयाम पर। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी प्रबल, और जब आयाम कम होता है तो इसकी ध्वनि भी कैसी होती है, इसकी ध्वनि भी मंद हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग
17 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से पानी में यानी कि वायु से पानी में आता है तो प्रकाश के लिए दिया गया कौन सा कथन जो है वो सही है। प्रकाश से रिगार्डिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए कौन सा कथन सही हो जाएगा। इसकी वेग में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि प्रकाश वायु से पानी में आएगा तो वेग में कमी हो जाती है, इसकी आवृत्ति में कमी हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों में वृद्धि होती है, तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों में कमी, ऐसा हम लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं है। क्योंकि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो इसकी आवृत्ति में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर 17 नंबर, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, शायद से मैंने गलत बता दिया है, यहाँ आप लोगों को वापस से देखेंगे। जब प्रकाश वायु से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है ना, तो प्रकाश के लिए भाई वेग में वृद्धि होगी, बात बिल्कुल ठीक है। आवृत्ति में कमी होगी, ये भी बात बिल्कुल गलत है ना। सत्य कथन पूछा है तो ये दोनों गलत हो जाएगा। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों में वृद्धि होती है, नहीं, बल्कि अगर वायु से पानी में आ रहा है, विरल से सघन में आ रहा है, तो तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाएगा और वेग भी दोनों कम हो जाएगा। ये दोनों चीजें जो है वो इसमें कम हो जाती है ना। मिस्टेक से करवा दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के डी होगा। सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन है इसका, जब प्रकाश वायु से जल में यानी विरल से सघन में गमन करता है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या वेग दोनों कम हो जाते हैं। जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो आवृत्ति भी नहीं बदलती है और तरंग दैर्ध्य और वेग क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता प्रबलता के दो भिन्न ध्वनियों के बीच में विभेदन हो सकता है। तीव्रता, गुणता, तीक्ष्णता या फिर आप लोगों का आयाम। ये सवाल भी सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। तो ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व हो, तीव्रता भी हो, प्रबलता की दोनों विभिन्न ध्वनियों के बीच में हम लोग विभेद कर सकें, तो वो होता है इसका गुणता। भाई इसका गुण ही तो है भाई, समान तारत्व होना, तीव्रता होना, ये सब क्या है, तो ये इसका गुण है। तो एक तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन है, ध्वनि वह अभिलक्षण गुणता है जिसके कारण समान तारत्व यानी पिच और तीव्रता और प्रबलता यानी लाउडनेस की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच में विभेदन करता है, और उसी को हम लोग लय यानी कि लय, सुर, ताल ये सब कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक क्या होता है। डेसिबल होता है, हर्ट्ज होता है, वाट होता है या आवर्तकाल होता है। तो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है। तो यहाँ पर 19 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, अवशोषण के कारण या विवर्तन के कारण। तो प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो प्रतिध्वनि जो होती है वो परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं और इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। वहां आप लोगों को इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, आंसर सहित आप लोगों को ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।